हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन अब्रॉड। ये एक्टिविटीज़ यूएस से लंदन, बर्लिन, सेंट्रल एशिया की कुछ सिटीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में, पेरिस में और सिंगापुर में हो रही थी। क्या रीज़न था कि रेवोल्यूशनरीज़ को भारत से बाहर जाके एक्टिविटीज़ को अंजाम देना पड़ रहा था? उसका मेन रीज़न था शेल्टर, रेवोल्यूशनरी लिटरेचर को पब्लिश करना और आर्म्स प्रोक्योरमेंट करना। मतलब हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानी रेवोल्यूशनरीज़ के लिए या फिर वहाँ पर फॉरेन में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए हथियारों की सप्लाई की अरेंजमेंट करना। तो सबसे पहला नाम जो हम इसमें पढ़ते हैं दैट इज़ इंडिया होम रूल सोसाइटी। इसे आप इंडिया हाउस के नाम से भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो इंडिया हाउस और इंडियन होम रूल सोसाइटी इज़ वन द सेम थिंग। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने लंदन में 1905 में शुरू की थी, ठीक है। एज अ सेंटर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इट वाज अ स्कॉलरशिप, इट प्रोवाइडेड अ स्कॉलरशिप स्कीम टू ब्रिंग रेडिकल यूथ फ्रॉम इंडिया टू लंदन, ठीक है। इनका एक जर्नल भी था जिसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो अगर प्रीलिम्स में आपका पॉइंट आता है कि जर्नल बताइए द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसने लिखा है, तो आप सोसाइटी का नाम भी चेक कर सकते हो वहाँ पर, इंडियन हाउस या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। इसके जो मेंबर्स रहे वो सावरकर भी रहे और लाला हरदयाल भी रहे। वीर सावरकर इस समय लंदन में लॉ की पढ़ाई करने गए हुए थे, लेकिन 1909 में नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में इन्हें कॉन्स्पिरेटर माना गया था। इसकी स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ और आगे भी बताऊंगी फिर से। 1909 में एक और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी लंदन में हुई थी। वो एक्टिविटी मदन लाल धिंगरा ने अंजाम दी थी, जिसमें ही असैसिनेटेड कर्जन विली। ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट ऑफ इंडिया ऑफिस। ही किल्ड हिम, इन्हें मार दिया गया था, ठीक है। तो ऐसी कुछ जब रेवोल्यूशनरी गतिविधियों का अंजाम लंदन में दिया जा रहा था, तो लंदन जो था वो अब रेवोल्यूशनरी टेररिज्म और रेवोल्यूशनरीज के शेल्टर के रूप में अब डेंजरस माना जा रहा था। इसीलिए अब रेवोल्यूशनरीज ने और सेंटर्स बनाने का और मूव आउट करने का फैसला यहाँ पर कर लिया था, जिसमें मेन जगहें थी पेरिस और जेनेवा। इन दो सिटीज़ में हम दो मेन नाम के बारे में पढ़ सकते हैं। एक है भारत माता लिखने वाले अजीत सिंह और एक है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा यहाँ पर शी इंटरैक्टेड एंड क्रिएटेड गुड पॉलिटिकल रिलेशंस विद फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, और इन्होंने एक जर्नल अपना यहाँ पर शुरू किया था जिसका नाम था वंदे मातरम। भारत माता मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि अजीत सिंह का और लाला लाजपत राय का एक जर्नल था जिसका नाम था भारत माता, जो उनकी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी अंजुमने मोहब्बिने वतन, उसके अंडर इन्होंने पब्लिश किया था। तो प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड एंड लर्न बोथ ऑफ देम। उसके बाद अगला जो सेंटर है दैट इज़ बर्लिन, जो कि 1909 में जब हिंदुस्तान में और दुनिया भर में ब्रिटिश और जर्मनी के जो रिश्ते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो जब सामने आने लग चुके थे वर्ल्ड वॉर से पहले, तो लोगों को पता चल गया था कि इनके रिश्ते आपस में कैसे हैं। तो लोगों को पता था कि शायद जर्मनी जो है हमारी ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करने में और स्ट्रगल में मदद करेगा। तो यहाँ पर बर्लिन को अपना बेस बनाने वाले थे बीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। एंड इन 1909 ही शिफ्टेड टू बर्लिन एंड फॉर्म्ड इट एज एस्टैब्लिश्ड हिज बेस ओवर देयर, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो नाम आता है वो है गदर। गदर एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जो कि बेसिकली दो फेजेस में चला। एक था 1911 से लेकर 1913 तक और एक था 1913 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 1911 से लेकर 1913 का जो पीरियड है, इस समय प्री गदराइट्स या फिर प्री रेवोल्यूशनरी ग्रुप इसे हम कहते हैं, जो 1911 में यूएसए और कैनेडियन सिटीज़ में सेटल हुए थे। ये लोग कौन थे? ये लोग एक सोल्जर्स थे, पेजेंट्री क्लास थी, जो कि पंजाब से यूएसए फॉर सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से मूव आउट हुए थे। एम्प्लॉयमेंट की वजह से क्यों मूव आउट होंगे? क्योंकि हमने पढ़ा है पंजाब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में कि फेमीन्स बहुत ज़्यादा आते थे, इसलिए लोगों की जब फसलें ख़राब हो रही थी तो हमारी एग्रीकल्चरल क्लास जो थी वो अब सोर्स ऑफ इनकम को ढूंढने के लिए भारत से बाहर आ रही थी, ठीक है। और ये लोग सेटल हुए यूएसए में और पैसिफिक कोस्ट के आसपास लोकेटेड कैनेडियन सिटीज़ में। प्री रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो कि 1911 में यूएस और कैनेडियन सिटीज़ में आया था, उनमें से मेन नाम ये थे रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह बखना, दिस इज के, एंड लाला हरदयाल। इन लोगों ने
दो ऑर्गेनाइजेशन सेटल की थी। एक का नाम था स्वदेश सेवक होम जो कि वैंकूवर में है, दूसरी थी यूनाइटेड इंडिया हाउस जो कि सियाटल में है। यहाँ पर आपको इंडिया हाउस जो कि लंदन में है 1905 में बनी है, और ये है यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये सियाटल में है। ये प्री गदराइट्स ने फॉर्म किया है, सो प्लीज़ रिमेंबर बोथ ऑफ दीज। अब 1913 में ऑफिशियली गदर पार्टी का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन पिछले साल गदर पार्टी के लीडर्स के ऊपर प्री में भी आया है, ठीक है। इनका क्या एजेंडा था? इन्होंने असैसिनेशंस ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया, असैसिनेशंस ऑफ अनपॉपुलर ऑफिशियल्स, रेवोल्यूशनरी लिटरेचर को पब्लिश करना, इंडियन ट्रूप्स जो कि फॉरेन में रहती है, जो अब्रॉड में सेटल करवाई है, अब्रॉड में प्लेस करवाई है, उनमें हेट्रेड फीलिंग्स और रिबेलियंस करना, और उनके साथ म्यूटनीज ऑर्गेनाइज करवाना, आर्म्स प्रोक्योर करना, और ब्रिटिश की जितनी भी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर रिवोल्ट ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। इसमें मेन नाम था लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह साराबा, बरकतुल्ला और भाई परमानंद, ठीक है। अब यहाँ पर दो इंसिडेंसेस ऐसे हुए जिसमें गदर पार्टी के लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंस्टिगेट किया, इनकरेज किया एक्टिव रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए। इसमें से एक फर्स्ट जो मेन रीज़न था दैट इज़ कोमागाता मारू इंसिडेंट्स। अब ये कोमागाता मारू किस चिड़िया का नाम है? ये एक जापानीज शिप है, ठीक है, जो पंजाब के सिख और पंजाबी मुस्लिम्स को, जो कि इमिग्रेंट्स है, कौन है ये? इमिग्रेंट्स, इन्हें सिंगापुर से वैंकूवर कनाडा में, वैंकूवर का है कनाडा में, ट्रैवल करवा रही थी, ठीक है। क्या है ये? शिप है। लेकिन कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने इन्हें शिप को डीबोर्ड करने से मना कर दिया। डीबोर्ड का क्या मतलब है? पोर्ट पे उतरने से मना कर दिया। इन्हें 2 महीने डिटेन किया गया, इन्हें प्रिवेशन में रखा गया। प्रिवेशन का मतलब है लैक ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड ऑल अदर बेसिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ, ठीक है। और फाइनली 2 महीने के बाद इस शिप को वापस कैलकाटा भेज दिया गया सितंबर 1914 में, ठीक है। इट रिटर्न टू कैलकाटा। अब जब लोगों को गुस्सा आ गया तो उन्होंने बोला हम पंजाब की ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। इनके लिए एक पंजाब की ट्रेन भी अरेंज करवाई थी, लोगों ने बोला हम नहीं चढ़ेंगे, और इनकी होगी वहाँ पर पुलिस अथॉरिटीज़ से कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई हो गई और 22 लोग मारे गए। ये जगह कौन सी थी? कैलकाटा का बज स्टेशन, ठीक है। और दूसरा रीज़न था वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। अब इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए इन्होंने क्या किया? जब ये इंस्टिगेट हो गए, इनकरेज हो गए, 2 रेवोल्यूशनरीज करतार सिंह साराबा और रघुबर दयाल गुप्ता, ये दोनों आए हिंदुस्तान, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आए हिंदुस्तान, और किससे मिले? बंगाली रेवोल्यूशनरीज हु वर नन अदर देन रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल के साथ मिलकर इन्होंने पॉलिटिकल डिकॉइटीज़ अरेंज की टू रेस फंड्स। पंजाब में जनवरी और फरवरी 1915 में बहुत सारी डकैतियाँ हुई थी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या याद करना है? यहाँ पर यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ अबाउट द बंगाल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जिसमें से हमारा वेस्टर्न अनुशीलन समिति का एक बड़ा नाम था जिनका नाम था बाघा जतिन। बाघा जतिन ने क्या किया था? बाघा जतिन ने एक प्लान अरेंज किया था, ऑर्गेनाइज किया था, जिसका नाम था जिमरमैन प्लान। मतलब आप सोच रहे होंगे ना कि रास बिहारी बोस भाई साहब हमारे बंगाली क्या कर रहे हैं पंजाब में, तो मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि रास बिहारी बोस शुरू से ही क्या कर रहे हैं? जिमरमैन प्लान। रास बिहारी बोस जी और सचिन सान्याल जी को काम दिया गया है क्या? सीक्रेट सोसाइटीज ऑर्गेनाइज करने का। कहाँ पर? यूपी, पंजाब और दिल्ली में, ठीक है। तो शुरू से 1900 की स्टार्टिंग से ये सब काम कर रहे हैं। दूसरा, जब बाघा जतिन ने वेस्टर्न अनुशीलन समिति के अंडर जब लीडरशिप अपनाई तो इन्होंने जिमरमैन प्लान को फ्रेम आउट किया, और रास बिहारी बोस को क्या काम दिया था? रास बिहारी बोस को काम दिया था कि उन्हें अपर इंडियन एरियाज़ में क्या करवानी है? रिवोल्ट्स करवाने हैं, वायलेंट एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। और बाघा जतिन कब मरे थे? सितंबर 1915 में। और ये कोमाता गारू इंसिडेंस कब हुआ है? अगस्त सितंबर 1914 के आसपास। तो ये उसी समय के आसपास की बात है, ठीक है। सो जनवरी और फरवरी 1915 में पंजाब में बहुत ही एक्सप्लोसिव सिचुएशन जो थी वो क्रिएट हो चुकी थी। हर रोज़ डकैतियाँ हुआ करती थी, और 5 में से हर तीसरी डकैती जो डकैती होती थी वो किसी ज़मींदार या मनी लेंडर के घर में होती थी। और लोग क्या करते थे? रेवोल्यूशनरीज क्या करते थे? डकैतियाँ करते थे, और जो साहूकार थे, जो मनी लेंडर्स थे, उनकी रिकॉर्ड बुक्स को जला दिया करते थे,
ठीक है। अब डेट फिक्स हुई 21 फरवरी 1915 किसके लिए? एक आर्म्ड रिवोल्ट करवाने के लिए। कहाँ पर? फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी गैरिसन। गैरिसन क्या है? आर्मी एरिया, ठीक है। बट द प्लान गॉट लीक्ड और पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लिया और हमारे सचिन सान्याल जी जो बेचारे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस दिसंबर 1912 में भी जेल गए थे, पकड़े जाने के बाद वो फिर से जेल चले गए और रास बिहारी बोस फिर से भाग गए, ठीक है। भाग गए कहाँ को? जापान की तरफ। ये मैंने पिछली बार पढ़ाया है, जापान 1915, ठीक है। और अब ये जापान में क्या करेंगे? ये अबानी मुखर्जी के साथ मिलकर हिंदुस्तान आर्म्स एंड एम्यूनिशन भेजेंगे, हथियार भेजने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी जब पुलिस ने एक्शन लिया तो जो भी रेजिमेंट्स थे, जो आर्मी के लोग थे, उन्हें डिसबैंड कर दिया गया। बहुत सारे अरेस्ट हुए, डिपोर्टेशंस हुए, 45 लोगों को फांसी दे दी गई, ठीक है। और ये सब कौन से एक्ट के अंडर हो रहा था? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट फरवरी 1915 के अंतर्गत। डिटेंशंस हुए विदाउट ट्रायल, स्पेशल कोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए गए, हार्श एंड सिविल पेनल्टीज हुई, पनिशमेंट्स हुई और कोर्ट मार्शल्स हुए, ठीक है। अब आपने एक 4 या 8 मार्क्स जितना का भी आपका दिल करेगा, यू कैन राइट अ क्वेश्चन अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। आप लिख सकते हो इवैल्यूएट गदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट था वो ये था कि ये एक सेक्युलर अप्रोच के साथ लड़ रहे थे, ठीक है। बट एंड में क्या हुआ कि लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर होने वाली स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल मिस्टेक्स, फाइनेंसेस प्रॉपर ना होने की वजह से द एक्टिविटीज़ कुडंट बी रीच टू इट्स बेस्ट लेवल, ठीक है। और इन सब चीज़ों का जो एक मेन जिम्मा जो दिया गया, उठाना पड़ा, वो लाला हरदयाल को था। उन्हें कहा गया कि ही वॉज नॉट वेल सूटेड टू बी एन ऑर्गेनाइजर, ठीक है। अब बात करते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन यूरोप की। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ यूरोप में कहाँ हो रही थी? बर्लिन में, ठीक है। यहाँ पर बात होती है, मैंने ऊपर भी बताया है, बीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की, जिनका निक नेम है चट्टो, ठीक है जी। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी बनाई जिसका नाम था द बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस 1915 में, ठीक है। जिसमें इनके साथ थे भूपेंद्र नाथ दत्ता और लाला हरदयाल, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ जर्मन फॉरेन ऑफिस अंडर जिमरमैन प्लान। मैं वापस जिमरमैन प्लान नहीं बताने वाली हूँ। इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? टू मोबिलाइज रेवोल्यूशनरीज एम्ड टू मोबिलाइज इंडियन सेटलर्स इन अब्रॉड। भारत के बाहर अब्रॉड में जो भी हिंदुस्तानी लोग रह रहे थे उनको इंस्टिगेट करना है, उनको इन्फ्लुएंस करना है पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए। वॉलंटियर्स और आर्म्स भेजने हैं हिंदुस्तान में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए। टू इंसाइट इंडियन ट्रूप्स फॉर म्यूटनीज। इंसाइट क्या मतलब होता है? भड़काना, ठीक है। फिर आर्म्ड इन्वेजन टू लिबरेट इंडिया एंड फाइनली टू सेंड मिशंस टू बगदाद, पर्शिया, टर्की, काबुल टू वर्क अमंग इंडियन ट्रूप्स एंड प्रिजनर ऑफ वॉर। POW मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर, टू स्प्रेड एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमंग दीज कंट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर काबुल का एक एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पर एक मिशन भेजा गया था कि वहाँ पर इन कंट्रीज़ में जाकर क्या करना है, वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के लोगों से, अथॉरिटी से मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ उनको भड़काना है और उनकी हेल्प लेनी है। और उनके जो भी वहाँ पर जो भी इंडियन ट्रूप्स हैं उनके वहाँ पर जो स्टेशन किए गए हैं और उन लोगों ने जो भी प्रिजनर्स को, मतलब जो इंडियन प्रिजनर्स हैं या फिर प्रिजनर्स इन वॉर हैं, जो वॉर में पकड़े गए प्रिजनर्स हैं, उन्हें छुड़वाकर उनसे रेवोल्यूशनरी गतिविधियाँ हिंदुस्तान में करवानी है। तो काबुल का एक मिशन था जो कि राजा महादेव, महेंद्र सिंह प्रताप, बरकतुल्ला, ओबायदुल्ला सिंधी को वहाँ पर भेजा गया था। और इन्होंने क्या किया? टू ऑर्गेनाइज प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ क्राउन प्रिंस अमानुल्लाह, ठीक है। अब एक लास्ट म्यूटिनी थी जो कि सिंगापुर में हुई 15 फरवरी 1915। गदर वालों की डेट भी आपने याद रखनी है, जो कि है, कहाँ गई, 21 फरवरी 1915। और यहाँ पर भी इनकी भी सेम डेट है, 21 फरवरी, नहीं इनकी तो 15 फरवरी है, सॉरी, आई एम सॉरी दैट आई एम टेकिंग दिस टाइम। 15 फरवरी 1915। इसमें 2 रेजिमेंट्स थे, एक था पंजाब मुस्लिम 5th लाइट इन्फेंट्री एंड 36 सिख बटालियन, ठीक है। इसमें कौन लोग थे? जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल खान घनी और सूबेदार दाऊद खान, ठीक है। इट गॉट क्रश्ड,
पुलिस ने इनको बेचारों को पकड़ लिया और 37 को एग्जीक्यूट कर दिया और 47 वर ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ। ठीक है, अभी जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी 1915 के बाद ये सब डिक्लाइन हो गई थी। क्यों? बाय, क्योंकि जैसे हम हर चैप्टर के एंड में पढ़ते हैं रिफॉर्म्स आने वाले। कौन से रिफॉर्म्स हैं? 1919 के। ऑगस्ट ऑफर की डिक्लेरेशन हो गई है 1917 में। किसने की है? मॉन्टेग्यूज। ठीक है, मॉन्टेग्यू ने बोला 1917 में मैं ऑगस्ट ऑफर लाने वाला हूँ और गांधी जी इमर्ज होने वाले 1917 में, साउथ अफ्रीका से आने वाले और हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें हीरो बनने वाले हैं। ठीक है, अब लास्ट में हम बात करेंगे वीर सावरकर जी के। वीर सावरकर 1883 में पैदा हुए थे और 1966 में ही डाइड, ही पास्ड अवे। इन्होंने अपने जीवन काल में 38 किताबें लिखी थी जो कि अंग्रेजी और मराठी में थी। ठीक है, इनके बारे में जैसे हमने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन महाराष्ट्र पढ़ा है 1899 में। इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर मित्र मेला ऑर्गेनाइज किया। अभिनव भारत 1904, अभिनव भारत इज सोसाइटी 1904 में ये इंडिया हाउस के मेंबर थे और 1909 में जब नासी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ तो इन्हें मेन कॉन्स्पिरेटर पाया गया था और 1910 में इन्हें डिपोर्ट किया गया। कहाँ के लिए? हिंदुस्तान के लिए। लेकिन लकीली इन्होंने क्या किया, ये बच निकले, ये भाग निकले और ये भाग कर कहाँ चले गए? फ्रांस। और फ्रांस में आप जानते हैं किसके घर में रहे? बीकाजी कामा के घर में। ठीक है, अब जब ये फ्रांस अथॉरिटीज़ को ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटीज़ ने हैंड ओवर करने की बात कही कि हमें वीर सावरकर को हैंड ओवर कर दिया जाए, तो फ्रांस के लोगों ने कहा, अथॉरिटीज़ ने कहा कि आप लीगली चलें, लीगल प्रोसीडिंग्स करें इफ़ यू वांट द कस्टडी ऑफ वीर सावरकर। तो ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला था जो कि उस समय फ्रेंच मीडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ था। ठीक है, अब भीकाजी कामा के बारे में मैं 2 बातें बता देती हूँ। ये पेरिस में बेस्ड थे, इनकी एक सोसाइटी थी जिसका नाम था फ्री इंडिया सोसाइटी और इनका एक पेपर भी था जो ये पब्लिश करवाते थे जिसका नाम था फ्री इंडिया सोसाइटी। और मैडम भीकाजी कामा का जो जर्नल था उसका नाम था वंदे मातरम। ठीक है, अब वीर सावरकर ने अपनी लाइफ में 2 नॉवेल्स लिखे थे, एक था मोपला रिबेलियन के ऊपर और एक का नाम था द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, एंड देन देवर 2 अनदर बुक्स, एक का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957। इस किताब को इंग्लैंड और हिंदुस्तान में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने बैन करवा दिया था। और जब वीर सावरकर रत्नागिरी जेल में बंद थे तो उस समय उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंदुत्व, हु इज़ अ हिंदू। ठीक है, जब 1912 में फ्रांस से वीर सावरकर को हिंदुस्तान लाया गया था तो उन पे 2 केसेस चले और 2 केसेस के अंतर्गत उन्हें 50 साल की सज़ा हुई थी। पर 1937 में 1937 में जब इलेक्शन के बाद नई प्रोविंशियल गवर्नमेंट बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बनाई गई तो उन्हें अब्रप्टली रिलीज करवा दिया गया था। ठीक है, कब? 1937 में। और 1912 में ये कौन सी जेल में थे? सबसे पहले ये गए सेल्यूलर जेल, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब इनके बारे में एक और बात है। 1915 में जब हिंदू महासभा का गठन हुआ था तो ही वॉज नोन एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फाउंडिंग फिगर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय, जो कि 1933 में एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इसे रजिस्टर भी करवाया था। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, बाद में पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी। ठीक है, सो वीर सावरकर टुक अप द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंटशिप ऑफ हिंदू महासभा एंड वर्कड टुवर्ड्स द बेनिफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदू धर्म। इनके बारे में ये भी एक लाइन मेंशन्ड है दैट ही वाज एन एथिस्ट। ये किसी रिलीजन को मानते ही नहीं थे, लेकिन अपने नॉर्मल दिनचर्या में, जीवन काल में इन्होंने हिंदू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस किया है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि ही पॉपुलराइज द टर्म हिंदुत्व। इन्होंने इस टर्म को बहुत पॉपुलराइज किया था, लेकिन दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय चंद्रनाथ बासु। ठीक है, उसके बाद जब 1942 में वर्धा सेशन हुआ था, जो कि किसने करवाया था? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। इस रेजोल्यूशन का क्या नाम था? क्विट इंडिया बट कीप आर आर्मीज हियर। तो उस रेजोल्यूशन को वीर सावरकर जी ने ओपनली क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट वीर सावरकर। थैंक यू सो मच।